operator. If you give two numbers to a plus operator, it will give the summation of those two numbers. But if you give two strings to a plus operator, it will concatenate. इसका मतलब एक ही operator के दो meaning हो जाते हैं, या एक ही operator के दो forms होते हैं. And this is polymorphism. When one thing has got multiple forms, that is polymorphism. अब ये ऑपरेटर के जरिए भी किया जा सकता है, फंक्शन के जरिए भी किया जा सकता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है. नाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने देख लिया. वी इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड देयर आर सम mainly 5 ऑपरेटर्स जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, जिसमें एक है डॉट ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर, एंड वन मोर इज रेफरेंसिंग ऑपरेटर. इन 5 ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते. बाकी जितने भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है C++ में, यू कैन ओवरलोड दोस ऑपरेटर्स. बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, देयर आर सर्टेन रूल्स. ये भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में. और एक पॉइंट में आ रहा था व्हाट इज प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया. एंड मैंने ये भी बताया था कि अगर आप यहाँ प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि प्लस इक्वल्स टू आल्सो गेट्स ओवरलोडेड, यू हैव टू ओवरलोड इट सेपरेटली. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. आई नो फॉर एग्जांपल मैंने बहुत फास्ट, ये हम पढ़ नहीं रहे थे, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द टॉपिक्स दैट वी हैव discussed in the previous lecture. Today's lecture we have to do various examples regarding this operator overload. तो अगर एग्जाम्पल को भी आप समझेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. हालांकि आपने पढ़ा भी होगा सर के पास, तो आपके लिए ये रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस की कोई चिंता है नहीं, वो कंप्लीट हो जाएगा. नो वरीज रिगार्डिंग द सिलेबस. ओके, तो इन दिस एग्जाम्पल I want you people to understand how this simple plus operator can be overloaded. अब overloaded का मतलब क्या है, मैं पहले मेन फंक्शन पे आ जाता हूँ. मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है. ऑब्जेक्ट 1 जिसके अंदर दो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है. एक वेरिएबल का वैल्यू 10 है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू 20 है. सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज 5 and 30. आई नीड टू ऐड दीज ऑब्जेक्ट्स. अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया तो ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई प्लस जो है इट कैन ईदर ऐड 2 इंटीजर्स, 2 फ्लोटिंग पॉइंट्स और 2 डबल्स, और इट कैन कंकैटिनेट 2 कैरेक्टर्स और 2 स्ट्रिंग्स. बात समझ आ रही है? प्लस ऑपरेटर जो है वो ऑटोमेटिकली 2 इंटीजर्स को ऐड कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को ऐड कर सकता है, या डबल नंबर्स को ऐड कर सकता है, या 2 कैरेक्टर्स को कंकैटिनेट कर सकता है, मिला सकता है, या 2 स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकता है. ये नहीं कर सकता, 2 ऑब्जेक्ट्स को ये ऐड नहीं कर सकता. व्हाई? क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है विच इज नॉट फिक्स्ड. अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें 2 वैल्यूज है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें 4 होंगे, एक होगा, इंडिविजुअल वैल्यूज होंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे. सो ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड. दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट रूल दैट विल चेंज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस इफ वी आर एडिंग 2 ऑब्जेक्ट्स. मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई इसके ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को ऐड करने का मतलब क्या है. मैं चाहता हूं ये पहला वैल्यू इस पहले वैल्यू के साथ ऐड होना चाहिए, दूसरा वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ ऐड होना चाहिए. सो आई नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द प्लस. अब ये चेंज करना, आई नीड टू क्रिएट अनदर फॉर्म ऑफ दिस प्लस, उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. क्लियर? ओवरलोडिंग मतलब पहले से ही प्लस पे ये रिस्पांसिबिलिटी है दैट इट हैज टू ऐड नंबर्स एंड कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स. मैं इसके ऊपर एक और बर्डन डाल रहा हूं, क्या? ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने का. दिस इज ओवरलोडिंग. आई एम ओवरलोडिंग समथिंग. अब किसको ओवरलोड कर रहा हूं? ऑपरेटर को. सो इट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. क्लियर? किसी भी टाइम पे किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा या कंफ्यूजन होगा या रिपीट करवाना चाहता है, he or she can write it on chat window or turn on his or her mic. तो अब आ जाते हैं हम क्लास पे. ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि क्या हम करना चाहते हैं. तो ये कैसे करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी क्रिएटिंग ए क्लास. अब ये तो सबको पता ही है, हैश इंक्लूड और यूजिंग नेम स्पेस, ये तो सबको पता ही है. आई एम जस्ट क्रिएटिंग ए क्लास हुज नेम इज LOC. ये लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, इट इज जस्ट अ लोकेशन. क्लियर? सो आई एम क्रिएटिंग ए क्लास LOC in which the individual data members are, how many data members are here? 2. एक डेटा मेंबर है longitude और दूसरा डेटा मेंबर है latitude. Is it clear? ये आपने पढ़ा होगा, इससे पहले क्लासेस तो आपने पढ़े होंगे. तो और इन दोनों के आगे मैंने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी प्राइवेट बिकॉज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन C++ इज प्राइवेट. दिस वी हैव डिस्कस्ड. तो 2 डेटा मेंबर्स है यहाँ पे. इसको आप अलग अलग लाइन में भी डिस्क्राइब कर सकते थे, इंट लॉन्गिट्यूड सेमीकोलन इंट लैटिट्यूड, लेकिन मैंने एक ही में कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो देयर आर 2 डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास LOC. क्लियर? देन आई एम यूजिंग द पब्लिक स्पेसिफायर. व्हाट इज दिस? एनीवन? जिसको मैंने हाईलाइट किया, व्हाट इज दिस? कंस्ट्रक्टर. हाँ, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आपको कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है. देयर आर सर्टेन डिफरेंट वेज ऑफ आल्सो राइटिंग दिस कंस्ट्रक्टर. आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है. भाई क्लास का नाम LOC है, यहाँ पे भी मैं LOC लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है.
और स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ फंक्शन का नाम होता है, लेकिन ये वो फंक्शन है जिसका नाम वही है जो इस क्लास का नाम है, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर. And inside this constructor I am not passing any parameter or argument, so that means it is a default constructor. अब default constructor कुछ करता नहीं है तो इसने ऐसे ही लिख दिया है. अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे automatically C++ will have its default constructor called for this class. This is another constructor, ठीक है, but it has got two parameters, int and int. अब आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. There is two functions with same name. What is this? This is function overloading. अब ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर है, that's why we call it कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. तो यहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मैं इसको इस कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन में दो इंटीजर वैल्यूज दे रहा हूँ, एंड माय डेटा मेंबर लॉन्गिट्यूड गेट्स इनिशियलाइज्ड विद LG एंड लैटिट्यूड गेट्स इनिशियलाइज्ड विद LT. ठीक है, तो ये इनिशियलाइज कर रहा है उन पैरामीटर से, उन आर्गुमेंट से जो इसको मैं पास कर रहा हूँ. देयर इज अनदर फंक्शन, सिंपल फंक्शन शो, इट सिंपली डिस्प्लेस दिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ये डिस्प्ले कर रहा है. ठीक, नाउ आई नीड टू ओवरलोड माई प्लस ऑपरेटर. प्लस ऑपरेटर को लिखने के लिए या प्लस ऑपरेटर का मीनिंग चेंज करने के लिए या किसी भी ऑपरेटर का मीनिंग चेंज करने के लिए वी हैव टू राइट द कोड. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुझे बताना है भाई लॉन्गिट्यूड के साथ ऐड होना चाहिए, लैटिट्यूड के साथ ऐड होना चाहिए. अब ये कोड लिखूंगा कहां मैं? फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट एन ऑपरेटर फंक्शन. और वो कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले रिटर्न टाइप. मेरी ये ऐसी एक फंक्शन है, अब प्लस मुझे करना है. जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो रिटर्न क्या करता है? नंबर. If you add two integers, it returns integer. If you add two floating point variables or values, it returns floating point value or variable. करता है कि नहीं? तो इसी तरह अगर मुझे दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो वो रिटर्न भी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ही. और वो भी किस क्लास का? उसी क्लास का, LOC क्लास का. इसीलिए मैंने यहाँ पे LOC लिखा है. यहाँ LOC लिखने का मतलब इट इज द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप में क्लास का नाम लिखने का मतलब होता है इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास LOC. ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर कौन है जिसको आप ओवरलोड करना चाहते हैं? प्लस. तो लिख दिया प्लस, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ कीवर्ड लिखना पड़ेगा ऑपरेटर. कीवर्ड ऑपरेटर लिखने से समझ आता है कंपाइलर को दैट इट इज ए ऑपरेटर फंक्शन. उसके बाद हाउ मेनी पैरामीटर्स इट विल टेक? इट विल टेक ओनली वन पैरामीटर जिसको आपने नाम रखा है OP2. और ये किस टाइप का होगा? इट विल बी अगेन द ऑब्जेक्ट बिकॉज यू नीड टू ऐड टू ऑब्जेक्ट्स. तो वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा? LOC क्लास का, इसी क्लास का. अब मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, हालांकि आप इसको वहीं पे ये डिफाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको क्लास के बाहर कर दिया है. इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो क्लास के बाहर कैसे लिखेंगे? फिर से सेम लाइन को लिखना पड़ेगा. आप देख सकते हैं यहाँ LOC ऑपरेटर प्लस LOC ऑपरेटर 2. बट द कंडीशन इज, अगर आप किसी डेफिनेशन को विच इज द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, इफ यू वांट टू डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास, then you need to use the scope resolution operator. आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा भाई ये जो मैं यहाँ फंक्शन लिख रहा हूँ ये असल में इस LOC की. तो वो चेक करेगा क्या LOC के अंदर इसकी डिक्लेरेशन है? हाँ, सो इट इज करेक्ट. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख दिया. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो अब डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट ए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने सीधे रख दिया है टेम्प. तो फिर क्या करना है मुझे? नाउ इस चीज को मैं थोड़ा सा हॉल्ट देता हूँ 5 मिनट का. वी विल शिफ्ट टू, अब ये काम कैसे करेगा? इसको 5 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं. आई विल शिफ्ट टू मेन फंक्शन. एग्जीक्यूशन तो मेन फंक्शन से होगा, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा तो आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इसको ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना ऑपरेटर फंक्शन, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? इसको 5 मिनट के लिए होल्ड करते हैं. मैं देखता हूँ पहले मेन फंक्शन में एग्जीक्यूशन कैसे होगा. व्हेन दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, two objects will get created. जब ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, a call will be made to its constructor. अब यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर है, ये भी है और ये भी है. लेकिन जब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, यू आर पासिंग टू पैरामीटर्स. तो ये देखिएगा भाई दो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशंस है. एक में कुछ भी पास, एक में कुछ भी नहीं आ रहा है, दूसरे में दो पैरामीटर आ रहे हैं. सो इट विल बाइंड this is actually the call to the constructor. It will bind this call to constructor with this constructor. इसके साथ नहीं करेगा बाइंड, किसके साथ करेगा? इसके साथ, बिकॉज हियर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर मैचिंग. इसी को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जहां पे आपने सेम फंक्शन लिख दिया. अब ऑपरेटर, ये कंस्ट्रक्टर भी तो एक फंक्शन ही है जिसका सिर्फ नाम वही है जो उस क्लास का होगा. लेकिन यहाँ पे दो थे. अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है दोनों में से किसको कॉल करना है. सो फॉर दैट आई हैव यूज्ड I have passed different arguments. तो दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, तो ये इसके साथ बाइंड किया जाएगा. तो 10 उठ के किस में आ जाएगा? LG में. 20 उठ के आ जाएगा LT में. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट 1 का मेंबर वेरिएबल है लॉन्गिट्यूड, उसमें इनिशियलाइज होगा LG का वैल्यू. ऑब्जेक्ट 1 का जो लैटिट्यूड वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है, दैट विल बी इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ LT. आ जाएगा वापस. नाउ दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. ये भी बाइंड किया जाएगा इसी के साथ, बिकॉज वी आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स टू इट.
सो इसमें ऑब्जेक्ट 2 का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा दोस विल बी इनिशियलाइज्ड विद 5 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। ये हो गया इस लाइन का मतलब, व्हेन दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड। क्लियर? देन आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग, आई वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो उसको कैसे करेंगे हम? कॉल करेंगे शो। सो ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, तो ये इसको यहां कंट्रोल जाएगा, तो इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, किसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड? बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट 1 implicitly गेट्स पास टू दिस फंक्शन शो। तो यहाँ असल में ये जो लॉन्गिट्यूड है, इट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट 1 डॉट लॉन्गिट्यूड एंड दिस लैटिट्यूड इज ऑब्जेक्ट 1 डॉट लैटिट्यूड। सिमिलरली आई एम कॉलिंग द फंक्शन शो फॉर ऑब्जेक्ट 2। अगेन ये इसी के पास चला जाएगा, लेकिन अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होगा ये किसका होगा? इट विल बी फॉर ऑब्जेक्ट 2। क्लियर? अब आ जाते हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट 1 का वैल्यू शुड गेट एडेड विद द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एड होना चाहिए, और वहां से जो आंसर आ जाएगा वो वापस ऑब्जेक्ट 1 में आना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 शुड गेट ओवर रिटन। क्लियर? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम सीधे लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। व्हाई? बिकॉज आई हैव चेंज्ड द मीनिंग ऑफ प्लस। इसके लिए मैंने कोड लिखा है, तो इसका मतलब जब इतना सा एग्जीक्यूट होगा, असाइनमेंट नहीं, असाइनमेंट तो वो बाद में होगा, पहले तो ये एग्जीक्यूट होगा। व्हेन दिस हाइलाइटेड लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू दिस लाइन। तो क्या किया जाएगा? प्लस से पहले जो आप पास करते हैं वो इम्प्लिसिटली पास किया जाता है इस फंक्शन के पास। तो इसका मतलब जो प्लस ये फंक्शन है, ऑपरेटर फंक्शन है, उसके पास OB1 ऑटोमेटिकली आ गया है, जबकि दूसरा जो प्लस के बाद आर्गुमेंट होता है या ऑपरेंड होता है वो आपको एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ता है। दैट मींस दैट विल बी OB2 विल बी कॉपीड टू OP2। मतलब ये OB2 जो है ये उठ के किस में आ जाएगा? OP2 में, और ये OB1 जो है ये ऑटोमेटिकली इस ऑपरेटर फंक्शन के पास आ जाएगा। इसको आपको एक्सप्लिसिटली पास करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप बाइनरी किसी भी बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, उसमें एक ऑपरेटर या एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली पास किया जाता है, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉल, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होता है, दूसरा ऑपरेंड जो होता है, उसको आपको एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा। दैट इज इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉल। तो यहाँ पे ये दूसरा ये जो है, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉल to this operator, whereas this OB1 is implicit call to this. तो फिर क्या यहाँ पे हो रहा है? I am creating this temporary variable. अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लो this is your OB1, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं OB1। यहाँ इसका एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है? लॉन्गिट्यूड, और दूसरा क्या था? लैटिट्यूड, LA। Latitude value is 20. Similarly, OB2 भी ऐसा ही होगा कुछ। Here longitude is 5 and latitude is 30. ठीक है, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अगेन ऑफ द क्लास LOC। तो उसको भी क्या मिलेगा? उसको भी मिलेगा दिस इज टेम्प। इसको भी क्या मिलेगा? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लेकिन वो खाली होगा, अभी वहां पे कुछ वैल्यू नहीं होगा। देन दिस लाइन विल गेट एग्जीक्यूटेड। इसमें क्या कर रहे हैं हम? OP2 डॉट LO लॉन्गिट्यूड। तो OP2 में क्या है? OP2 में है ऑब्जेक्ट 2, दैट इज OB2, है ना? तो इसका लॉन्गिट्यूड मतलब 5, सो 5 विल बी एडेड टू। अब यहां पे खाली लॉन्गिट्यूड लिखा है। खाली लॉन्गिट्यूड का मतलब, क्योंकि मैंने बताया ये जो OB1 है इट गेट्स इम्प्लिसिटली पास्ड। इम्प्लिसिटली पास्ड का मतलब ये ऑपरेटर फंक्शन जो है ये OB1 के जो डेटा मेंबर्स है उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसको डॉट ऑपरेटर उसके लिए नहीं चाहिए, तो इसको डायरेक्टली लिखेगा लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड किसका है? ये OB1 का है, दैट इज दिस। तो यहां पे आ जाएगा 10। नाउ 5 प्लस 10 इज 15। अब ये तो दोनों नंबर्स है तो यहां सीधे ऐड हो जाएगा एंड इट विल बी प्लेस्ड इन टेम्प डॉट लॉन्गिट्यूड, दैट इज हियर। तो यहां पे आ जाएगा 15। Similarly, when another line will get executed, यहाँ पे पहले ये वाला जो लाइन है OP2 डॉट लैटिट्यूड, दैट इज O2, दैट इज OB2 का जो लैटिट्यूड है, दैट इज फॉर एग्जांपल 30। तो 30 प्लस लैटिट्यूड, अब ये लैटिट्यूड किसका है? ऑब्जेक्ट 1 का, विच इज इम्प्लिसिटली बीइंग पास्ड। तो वो हो गया ये 20। Now 20 plus 20 plus 30 is 50. So again it will be placed in this temp dot latitude, and finally it will be returned. What will be returned? Return temp.
इसका मतलब जब ये हो गया एग्जीक्यूट, कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ एनसर्कल कर दिया, आपको मान लेना है ये डिलीट हो गया। इसकी जगह क्या आ गया आपके पास? इसकी जगह आ गया आपके पास टेम्प। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग OB1 इक्वल्स टू टेम्प। अब तो जो OB1 सॉरी जो टेम्प के अंदर है वो ऑटोमेटिकली OB1 में आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी को क्वेश्चन हो सकता है, सर यहाँ पे भी तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको भी तो ओवरलोड करना पड़ेगा, बिकॉज वी ओनली असाइन वैल्यूज टू ए सिंपल वेरिएबल, है ना। हम यहाँ पे या तो कांस्टेंट लिखते हैं इक्वल टू में, या वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल लिखते हैं। अब हमने तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया और ये चल रहा है, ये चलेगा प्रोग्राम। इट इज बिकॉज मैंने जब प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया, आई सेड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है या जो लॉन्ग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट जो होते हैं, दे गेट ऑटोमेटिकली ओवरलोडेड। या तो आप इसको खुद भी ओवरलोड कर सकते हैं, जो हम अगली एग्जांपल में देख सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली भी ओवरलोड होते हैं। तो कैसे, क्या मतलब ऑटोमेटिकली ओवरलोड? अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली मान लेगा अच्छा भाई जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही तो ये भी होना चाहिए। हाँ है, OB1 जो है ये भी LOC क्लास का है, टेम्प जो है वो भी LOC क्लास का है। तो ये क्या करेगा, उसके इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो है उनको क्या बोलेंगे, उसको 1-to-1 मैपिंग कर देगा और असाइन कर देगा। मतलब टेम्प का है 15, इसमें डालना है OB1 में। टेम्प का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो यहाँ से उठ के इसके लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा, दिस इज योर OB1। तो यहाँ 10 डिलीट हो जाएगा, वहां 15 आ जाएगा, और इसका जो लैटिट्यूड है वो इसके लैटिट्यूड में आ जाएगा, दैट इज 1-to-1 मैपिंग, एंड इट विल बी ओवररिटन टू 15। सो योर आंसर विल बी, जब आप OB1 को डिस्प्ले करेंगे, योर आंसर शुड बी 15, 50। इज इट क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन? तो अब आपने क्या किया, पहले आप प्लस के जरिए सिर्फ दो नंबर्स को ऐड कर सकते थे या दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते थे, बट नाउ फॉर योर कोड, जो यहाँ पे मैंने LOC का क्लास लिखा, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ऐड 2 ऑब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, दो मीनिंग जो पहले से ही, दो फॉर्म्स जो पहले से ही प्लस के साथ एसोसिएटेड थे, दैट इज एडिशन ऑफ नंबर्स एंड कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। नाउ आई हैव एसोसिएटेड वन मोर मीनिंग, दैट इज एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू माय क्लास। तो मैंने इसको थोड़ा सा ओवरलोड कर दिया, लोड इसका बढ़ा दिया, सो इट इज ओवरलोडिंग। हाँ, एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? यू कैन राइट इट ऑन चैट ऑल्सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा। Okay, I don't see any questions. So this was the example that how you can implement plus operator. अब इसी में आपको माइनस ऑपरेटर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऑपरेटर प्लस जो लिखा है वहां पे माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस लिखना है, और यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिर आपका ऑपरेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ऑल्सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ द क्लास, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज, वो आपका मैं असाइनमेंट रख दूंगा इस क्लास, मतलब इस हफ्ते में, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फॉर एग्जांपल यू हैव टू दीस एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉय में उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, या उस क्लास में क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, इट विल बी एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज आईडी एंड एम्प्लॉय सैलरी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं चाहता हूं भाई दो एम्प्लॉयज के बीच में सैलरी डिफरेंस कितना है, यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू ओवरलोड माइनस ऑपरेटर, जहां पे आप ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को लेंगे। लेकिन यहाँ कोड में क्या लिखेंगे आप, नाम को तो डिफरेंस करना है नहीं, वी जस्ट हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन अमंग दी सैलरीज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर एग्जांपल OP2 डॉट सैलरी माइनस सैलरी, OP2 डॉट सैलरी माइनस सैलरी। ये जो पहला वाला सैलरी होगा ये इस ऑब्जेक्ट का होगा जो आप यहाँ पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ये जो होगा ये होगा पहले, सॉरी ये वाला जो होगा OB2 दूसरा ऑब्जेक्ट, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो होगा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा जो आप पहले लिखते हैं। सो यूजिंग दैट यू कैन, लेकिन बाकी जो उनका नाम है, आईडी है, वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स है वो सारे के सारे चेंज, उन सब पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, आप किसको चेंज करना चाहते हैं। आप किसी एक डेटा मेंबर पे भी ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर कोड। ये समझ आ गया कि नहीं? आई हैव गॉट समथिंग। हाँ, someone has asked can we overload plus equals to, हाँ वो तो मैंने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल प्लस को किया। अब अगर आप इसकी जगह ऐसा लिखेंगे ना, OB1 प्लस इक्वल्स टू OB2, मीनिंग तो सेम है, इसका और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन
आपने प्लस को ओवरलोड किया है, दिस इज योर न्यू ऑपरेटर, दिस इज प्लस इक्वल्स टू, इसको तो आपने ओवरलोड किया नहीं, तो इसमें एरर दे देगा, ये बोलेगा भाई ये तो क्या कर रहे हो आप, यू आर एडिंग एंड असाइनिंग टू ऑब्जेक्ट्स, यू आर नॉट असाइन, यू आर नॉट, आपने यहाँ डिफाइन किया है ओनली एडिशन के लिए, आपने प्लस इक्वल्स टू को नहीं किया है। यही तो मेरा प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट स्लाइड था उसमें यही लिखा था। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओवरलोड दिस प्लस, जैसा कि हमने प्लस को ओवरलोड किया, इसी तरह प्लस इक्वल्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए डिलीट करता हूं फॉर योर, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये, we will compile this, sorry, ये हो गया कंपाइल, उसके बाद we will run it। ये देखिए पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 को डिस्प्ले किया उसमें कितना था 1020, तो हो गया 1020 डिस्प्ले। उसके बाद व्हेन आई डिस्प्लेड ऑब्जेक्ट 2 उसमें कितना था 530, तो वो हो गया डिस्प्ले। देन I have edited the two objects and placed it in object 1. Then again I am displaying object 1. Object 1 का वैल्यू कितना आना चाहिए था, जैसे हमने कैलकुलेट किया when we line by line executed this code, we got 1550, तो वही यहाँ पे भी आ रहा है। So our understanding of the code is clear, आउटपुट वैसा ही आया जैसा हमने समझा है, so it is perfectly all right. Now what you can do, you can take this code, you can change it, आप इसमें सबसे पहले यू कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर अदर बाइनरी ऑपरेटर्स। प्लस का तो मैंने दिखा दिया, आप माइनस पे करेंगे, डिवाइड पे करेंगे, मॉडुलस पे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे, इन 5 ऑपरेटर्स पे, इन 4 ऑपरेटर्स पे करेंगे आप, बिकॉज द मेथड इज सेम, व्हाट यू ओनली हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द ऑपरेटर हियर ओनली, और उसके